हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। इस वीडियो में हम लोग ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ग्लैंड्स के बारे में जो लेक्चर था वो तो पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज इस वीडियो में एमसीक्यू डिस्कस होगा। आई एम सुष्मिता and I have done my master's from Techno India University in Biotechnology and I have been teaching NORCET for the last 2 years. तो शुरू करते हैं। देखो, इस वीडियो को अगर आपको मतलब प्रैक्टिस करना है तो एक काम कर सकते हैं। इसके पहले जो वीडियो था जिसमें लेक्चर अपलोड किया गया था ग्लैंड्स के बारे में, तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो। और इसको जब सॉल्व करेंगे, ये तो रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देख रहे हैं उस टाइम में इसको पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप खुद से आंसर कीजिए, देन यू रिज्यूम द वीडियो और उसके बाद बाकी का जो सोल्यूशन है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्यूबुलर ग्लैंड कैन बी सीन इन, तो ट्यूबुलर ग्लैंड मतलब ग्लैंड्स दो तरीके की होती हैं, एक है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड, है ना। तो सिंपल का भी अगर स्ट्रक्चर वाइज हम लोग ग्लैंड को डिवाइड करते हैं तो वहां पे दो तरीके की होती है। अगर सिंपल को हम लोग डिवाइड करते हैं तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं सिंपल के, और कंपाउंड के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ट्यूबुलर ग्लैंड इज बेसिकली अ कंपाउंड ग्लैंड। तो कंपाउंड ग्लैंड में क्या था, बहुत सारे ब्रांचेस प्रेजेंट थे, ठीक है। ट्यूबुलर ग्लैंड भी उस कंपाउंड ग्लैंड के अंदर ही आता है। नाउ विच वन इज द ट्यूबुलर ग्लैंड? salivary gland, submucosal mucous gland in duodenum, exocrine pancreas or sweat gland. So the answer will be submucosal mucous gland in duodenum. Okay, ये है 1B इसका आंसर। देखो, ये था स्लाइड जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी यूज की हूँ। Compound glands ducts from several secretory units converge into a large duct. यहां देखो, दिस इज द डक्ट पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे जितने भी तुम्हें पीला पीला सा जो पोर्शंस नजर आ रहे हैं, ये डक्ट है, ये वाला पोर्शन भी डक्ट है, दिस इज ऑल्सो द डक्ट, ठीक है। ये वाला पूरा डक्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ऑल दीज आर डक्ट्स। और ये जो नीचे का जो ये पोर्शन है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द सेक्रेटरी पोर्शन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखो तीन जो टाइप है, क्या क्या है, ट्यूबुलर, एसिनर, ट्यूबुलो एसिनर। और ये ट्यूबुलर का एग्जांपल क्या है, सबम्यूकोसल म्यूकस ग्लैंड इन द ड्यूडेनम, एंड एक्सोक्राइन पैनक्रियस है फॉर एसिनर, और सैलिवरी ग्लैंड है फॉर ट्यूबुलो एसिनर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Sebaceous gland of the skin is a type of simple tubular, coiled tubular, branched acinar, branched tubular. Okay, तो sebaceous gland किस तरीके की होते हैं, branched acinar। देखो, ये है हमारा simple gland का जो स्लाइड। Ducts do not branch. Simple branched acinar में ये जो sebaceous gland होते हैं, this is the duct portion and this is the secretory portion. तो ये acinar में एक सेक्रेटरी सैक होता है और यहाँ पे तीन, मतलब यहाँ मल्टीपल होते हैं, नॉट लाइक तीन, यहाँ पे पिक्चर के लिए दिखाया गया है, यहाँ पे मल्टीपल सैक प्रेजेंट होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो इसको बोलते हैं ब्रांच्ड एसिनर। दिस विल बी द आंसर। सेबेसियस ग्लैंड ब्रांच्ड एसिनर होते हैं। नेक्स्ट, सेक्रेटरी सेल्स में सिंथेसाइज, स्टोर एंड रिलीज प्रोटीन्स, लिपिड and complexes of carbohydrates and protein. तो सेक्रेटरी ग्लैंड्स जो होते हैं, बेसिकली ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जो हम देखते हैं कि वहां पे जो ग्लैंड्स होते हैं प्रेजेंट, ये कुछ कॉम्प्लेक्स जैसे कि प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये खुद सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, उसको स्टोर करके जमा करके भी रख सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं। तो कैसे रिलीज करते हैं, उस बेसिस में कैसे उसको डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स कैन सिक्रेट ऑल ऑफ द मेंशन्ड कंपाउंड्स टुगेदर? ऑल ऑफ द मेंशन्ड कंपाउंड्स टुगेदर मतलब प्रोटीन, कौन सी वाली ग्लैंड है,
ये जो ऑप्शंस में दिया गया है उसमें से कौन सी वाली ग्लैंड है जो कि प्रोटीन भी सिक्रेट करता है, लिपिड भी सिक्रेट करता है और कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी सिक्रेट करता है? ये तीनों चीज सिक्रेट करता है कौन सी वाली ग्लैंड? तो सीबेशियस ग्लैंड क्या करता है? लिपिड सिक्रेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है? लिपिड सिक्रेट करता है। लेकिन जो मैमरी ग्लैंड है वो ये सब कुछ सिक्रेट करता है, मतलब प्रोटीन भी करता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो मिल्क सिक्रेट करता है ना। ये तो मैमरी ग्लैंड से तो मिल्क निकलता है, मदर मिल्क निकलता है, तो वो एक फुल्ली न्यूट्रिशियस एक सिक्रेशन है, एक फुल्ली न्यूट्रिशियस एक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसीलिए मैमरी ग्लैंड से मैमरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसमें हर वो कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी इम्यूनिटी बूस्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, विटामिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? मैमरी ग्लैंड। ओके, 3A। ये देखो, glandular epithelium, epithelial cells that function mainly to produce and secrete various macromolecules may occur in epithelia with other major functions to comprise specialized organs called glands. तो यहाँ पे बताया है what is gland. Secretory cells में synthesize, store and release proteins. Proteins कहाँ से? Pancreas. Lipid कौन secrete करता है? Adrenal and sebaceous gland. Complex of carbohydrates and protein कौन secrete करता है? Salivary gland. Epithelia of mammary glands secrete all the three substances. The goblet cells are abundant in the lining of the small intestine and respiratory tract, which secrete lubricating mucus that aids the function of these organs. Okay. Now, urothelium can be found in urethra, urinary bladder, renal pelvis, and all of the above. तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों में ही प्रेजेंट है। यूरोथेलियम का और एक नाम क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम? Cells of the surface in transitional epithelium is not squamous. Cells of the surface in the transitional epithelium is squamous. Cells of the surface in transitional epithelium is columnar. Cells of the surface in transitional epithelium is cuboidal. So what will be the answer? Transitional epithelium का जो ऊपर का जो मतलब stratified epithelium का जो structure है वो पता है ना? This is the basement membrane. नहीं, ऐसे करके नहीं बनाते। See, this is the basement membrane. इसके ऊपर columnar epithelium present होता है, सॉरी columnar cells present होता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर cuboidal cells present होता है और फिर इसके ऊपर ऐसे स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। दिस इज फॉर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड के लिए। और ट्रांजिशनल में क्या होता है? ट्रांजिशनल में बेसिकली कल्यूमनर होगा, उसके बाद क्यूबॉइडल भी होगा, हाँ, लेकिन इसके ऊपर ना ये स्क्वामस एपिथेलियम, ये जो फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं होता है। इनके ऊपर एक अम्ब्रेला शेप टाइप के एक सेल्स प्रेजेंट होता है जो कि राउंड टाइप के रहते हैं, थोड़ा सा राउंड टाइप के, अम्ब्रेला टाइप के रहते हैं। और बेसिकली ट्रांजिशनल एपिथेलियम हम लोग कहाँ पे देखते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, तो जहां पे ना स्ट्रेच कर सकते हैं स्किन को, ठीक है। क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर ट्रांजिशनल एपिथेलियम रहेगा तो वो बहुत जब की जरूरत होती है उसको एक्सपैंड करने की, क्योंकि वो एक ब्लैडर है, तो जैसे ही जैसे यूरिन वहां पे जम रहा है तो वो धीरे धीरे अपना जगह बढ़ाता है। तो जैसे स्ट्रेच कर रहा है, वो स्ट्रेच करने के टाइम में क्या होता है, ये जो अभी गोल जैसा हुआ है ना, ये पूरा फ्लैट हो जाता है, एकदम थिन हो जाता है। तो वो स्ट्रेच होके अपना जो स्पेस है उसको इंक्रीज करता है। तो यही एक डिफरेंस होती है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, ठीक है। एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होती है। तो सेल्स ऑफ द सरफेस इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज नॉट स्क्वामस। दिस विल बी द आंसर।
देखो यहाँ पे लिखा है, आई गेस ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि पहले यहाँ पे कॉल्यूमनर प्रेजेंट है, कॉल्यूमनर प्रेजेंट होने के बाद फिर देखो क्यूबॉइडल प्रेजेंट है, एंड आफ्टर दैट ऊपर में स्क्वामस एपिथेलियम का एक लेयर है एकदम फ्लैट। See, cells become progressively more flat so that the most superficial cells consist of flattened squamous cells. लेकिन ट्रांजिशनल एपिथेलियम या तो फिर यूरोथेलियम में क्या होता है, दिस इज मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम एंड 4 to 6 cells thick. It differs from stratified squamous epithelium in that the cells at the surface are not squamous. The cells of the basement membrane are columnar or cuboidal. The middle layers are made up of polyhedral or pear shaped. We can see that कि columnar है, उसके बाद एक pear shaped, या तो फिर तुम बोल सकते हो kind of like cuboidal shape का होता है, ठीक है। So after that, the cells of the surface layer are large and often shaped like an umbrella. तो surface layer का जो cells होता है, these are kind of like umbrella shaped, ठीक है। एक थोड़ा सा फुला हुआ large type का cells होते हैं, flattened cells नहीं होता है, no, not the squamous cells, ठीक है। The transitional epithelium is found in the renal pelvis and calyces, the ureter and urinary bladder and part of the urethra. Because of the distribution, it is also called as urothelium. In the urinary bladder, it is seen that transitional epithelium can be stretched considerably without being damaged. When the stretch appears to be the thinner and the cells become flattened or राउंडेड, तो जैसे जैसे वो स्ट्रेच होता है वो अपना जो थिकनेस है उसको कम करके एकदम थिन हो जाता है, क्योंकि मतलब वो पहले एकदम छोटा सा फूला हुआ रहता है और फिर धीरे धीरे जैसे स्ट्रेच होता है वो एकदम पतला हो जाता है, ओके, और फिर अपना जो जगह है उसको एक्सपैंड करता है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ द सेल्स मेक द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, यू कैन नो दैट कि क्या होता है, स्क्वामस होता है, नो, जो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो वाला मतलब सुपरफिशियल जो लेयर होता है वो वाला स्क्वामस होता है, फ्लैटेंड होती है, एंड कॉल्यूमनर, क्यूबॉइडल, ऑल ऑफ द अबव, नो, क्यूबॉइडल या तो फिर सॉरी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में कॉल्यूमनर विल बी द आंसर। पहले कॉल्यूमनर होगा, फिर ऊपर छोटा होगा क्यूबॉइडल, उसके ऊपर और ज्यादा फ्लैट होगा स्क्वामस। So see, this is made up of several layers of the cell. The cells of the basement membrane are usually columnar in shape. Lying over the columnar cells, there are polyhedral or cuboidal cells. As we pass towards the surface of the epithelium, these cells become progressively more flat, so that the most superficial cells consist of flattened squamous cells. Non-keratinized epithelium can be seen in where esophageal lining, skin of the body, covering of cornea, A and C. मतलब esophageal lining and covering of cornea. Which option will be the answer? Esophageal lining is non-keratinized. Covering of the cornea is also non-keratinized. So A and C. And skin of the body is basically keratinized. Okay. देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का ही जो दो टाइप्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो इन दिस सिचुएशंस वेयर द सरफेस ऑफ द एपिथेलियम रिमेन्स मॉइस्ट, the most superficial cells are living and nuclei can be seen in them. The kind of epithelium is described as non-keratinized. Non-keratinized में क्या है, esophageal lining, covering of cornea. इसको और ज्यादा डिटेल्स में आगे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। Keratinized epithelium can be seen in vagina, skin of the body, cornea, pharynx. Skin of the body will be the answer. Okay. Now keratinized epithelium में हम लोग क्या देखते हैं, केराटिन प्रेजेंट है obviously. नॉन केराटिनाइज्ड में हम लोग क्या देखे थे कि cells are living और इसके साथ साथ moist होता है surface, ठीक है, moist surface और nucleus visible. यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, cells are dead, nucleus absent, and dry surface. Okay, so all places are
where the epithelial surface is dry, as in the skin, the most superficial cells can die and lose their nuclei. These cells contain a substance called keratin, which forms a non-living covering over the epithelium. This kind of epithelium constitutes keratinized stratified squamous epithelium. Next question. Epithelial cells that primarily operate to manufacture and secrete different macromolecules may be found in epithelia with other major roles or in specialized organs known as glands. Proteins, lipids, and carbohydrate can be synthesized, stored, and released by secretory cells. Which of the following glands produce protein as a secretory product? तो एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एड्रिनल क्या करता है? लिपिड, पैनक्रियास, प्रोटीन, सैलिवरी, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. ओके तो ये सेम स्लाइड है. A malignant tumor arising from glandular epithelium is called adenoma, adrenoma, gland carcinoma, and none of the above. Adenoma will be the answer. So, see, tumors arising from epithelia. A tumor or neoplasm can arise from any tissues if there is uncontrolled growth of cells. Such a tumor may be benign and where it remains localized or may be malignant. तो जहाँ पे एक जगह पे ट्यूमर रहता है उसको हम लोग बिनाइन बोलते हैं और जब ये अपना मतलब स्टार्ट कर देता है इधर उधर जाना तब हम लोग क्या बोलते हैं इसको मैलिग्नेंट, मतलब जब फैलाना स्टार्ट हो जाता है. ओके, अ मैलिग्नेंट ग्रोथ इन्वेड्स सराउंडिंग टिश्यू. तो जनरली मैलिग्नेंट कब हो जाता है पता है? अगर वो सेम चीज जो अनकंट्रोल ग्रोथ है वो अगर ब्लड स्ट्रीम में आ जाए. अगर कोई एपिथेलियल सेल्स में अगर या तो फिर ऊपर ऊपर कहीं पे हो रहा है तो दैट इज फाइन, लेकिन अगर वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तब वो फैलना शुरू हो जाता है. क्योंकि ब्लड स्ट्रीम क्या होता है, हम लोग एक कनेक्टिव टिश्यू होती है तो वो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ब्लड कैंसर्स जो होते हैं दीज आर लाइक मतलब एकदम किसी भी स्टेज में हो जनरली प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं. ठीक है. A malignant growth invades surrounding tissues. Cells of the tumor can spread to distant sites through lymphatics or through the bloodstream. Can start growing there, producing what are called secondaries or metastasis. तो ब्लड क्या करता है पूरे बॉडी में, जैसे ब्लड पंप कर रहा है वैसे ब्लड कोई भी अगर ऐसा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो तो, और अगर ब्लड में जो प्रेजेंट है जो हमारे इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं वो सेल्स पे अगर काम ना कर पाए, ठीक है, इतने सारे प्रोटीन चैनल्स है, मतलब अगर कुछ जो होना नहीं था वो अगर हो जाए तो वो अनकंट्रोल जो सिचुएशन है उसको और हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं एंड आफ्टर दैट मेटासिस्टिस बिगिन और फिर वो मैलिग्नेंट हो जाता है. तो ये जो मैलिग्नेंसी है, ठीक है, ये मैलिग्नेंसी बहुत सारे नाम है इसके. A malignant tumor arising from epithelium is called as carcinoma. If it arises from squamous epithelium, it is squamous cells carcinoma, and if it arises from glandular epithelium, it is called as adenoma. तो अगर स्क्वामस सेल्स के सेल्स में अगर ये कार्सिनोमा दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. और अगर ग्लैंडुलर एपिथेलियम में हुआ है तो हम लोग इसको बोलेंगे एडेनोमा. ठीक है, तो यही था इसका आंसर, दैट इज एडेनोमा. नाउ फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस आर द मेन फंक्शन ऑफ. तो ये तीन काम बेसिकली कौन से टिश्यू करते हैं, राइट? तो द आंसर विल बी, मतलब ऑप्शन क्या है पहले देख लेते हैं. कॉलमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम और सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. ऑब्वियसली स्क्वामस एपिथेलियम विल बी द आंसर, क्योंकि देखो स्क्वामस एपिथेलियम कैसे दिखते हैं? फ्लैट. These are the flat cells. Squamous epithelium कैसे दिखते हैं? Flat, है ना? These are the flat cells. और जितना पतला होगा लेयर उतना मतलब उतना अच्छा होगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस करना या तो फिर डिफ्यूजन प्रोसेस करना या तो फिर ऑस्मोसिस प्रोसेस करना, राइट? क्योंकि इनके लिए बहुत ही थिन लेयर होना ज़रूरी होती है. तो स्क्वामस एपिथेलियम में वो काबिलियत है एक थिन लेयर प्रोवाइड करने का एंड दैट्स व्हाई इट इज़ द
it is used for the main function of this tissue is filtration, diffusion and osmosis. And if you are a NORCET aspirant, then you have already known that Unacademy has launched their course for NORCET. Do check that out. और आपको अगर वीडियो पसंद आई है then like, share and subscribe to our channels. Okay, तब तक के लिए bye, all the best.